रिकॉर्डिंग हो रहा है बाबू। हेलोजिनेशन एक फिनोल का जब अपन करते हैं तो ये बड़ी अजीब सा प्रोडक्ट देता है। लेकिन चलो, अगर एक बार में एक ही तरह का देता तो ठीक था, लेकिन ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलता है हमें। तो पहला बात तो इस लाइन को लिख लेते हैं हम लोग कि ऑन हेलोजिनेशन ऑफ किसका भाई, फिनोल गिब्स, ये में देता है टू, याद रखिएगा, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है ना, इसके अनुसार से फिनोल आपको अलग अलग प्रोडक्ट देगा। अच्छा, टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट लिखने का मतलब है, आप शायद गेस कर सकते हैं, इसका मतलब 100%, मतलब देखिए, एक्चुअली आपको भी पता है कि सॉल्वेंट होते भी हैं दो तरीके का, इसी कारण से प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब किसी भी रिएक्शन में जब सॉल्वेंट यूज करते हैं तो या तो आपका वो पोलर सॉल्वेंट होगा, या तो आपका वो सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा। ठीक है, देखो, जैसे पोलर सॉल्वेंट का एकदम सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, पानी। वैसे और नॉन पोलर का एग्जांपल करने क्या होगा, CCl4, या तो इस किताब में आपको मिलेगा CS2, ये दोनों ऐसे। तो आप जो हेलोजिनेशन कर रहे हैं एक फिनोल का, वो किस सॉल्वेंट को लेके कर रहे हैं, इसके अनुसार से एक फिनोल जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट देता है। तो क्या देगा प्रोडक्ट, दैट तो अलग मैटर है, लेकिन चलिए क्यों ना पहले ये देख लेते हैं कि क्या असर होगा अगर हमारा एक कोई, जब पोलर सॉल्वेंट होगा तब, और अगर जब कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तब। चलिए, पोलर सॉल्वेंट समझते हैं, वाटर। वाटर में क्या पोलर करने का मतलब है सर, इस वाले में आपको तीनों गुण मिलेगा, मतलब इसमें हमें तीनों, मतलब इसमें चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर हम एक जब फिनोल को पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, जैसे लाइक वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो सर पोलर में होने कारण से फिनोल एक एसिडिक होता है, ये टूट जाएगा फिनोक्साइड में और H+ आयन में। ठीक है, अब यहाँ का जो O नेगेटिव है, बताइए, इसे पानी का क्या है, पार्शली पॉजिटिव, ये पानी के पॉजिटिव से स्टेबलाइज होते रहेगा, और इसका जो H+ है वो वाटर का क्या होगा बताइए, है ना, ऑक्सीजन से स्टेबलाइज होते रहेगा ऐसे। इसका मतलब इसका मतलब ये फिनोल हुआ, और ये क्या होगा, फिनोक्साइड। मतलब एक फिनोल अगर पोलर सॉल्वेंट में है तो ये टूट जाता है प्लस में और माइनस में, और बनाता है फिनोक्साइड आयन। लेकिन यही काम अगर हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में करें, हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है सर, इसमें कोई भी प्लस माइनस होता नहीं है। जैसे कि अगर तुम CCl4 ले लो या CS2 ले लो, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होता है। तो अगर इस वाले केस में अगर आप एक फिनोल को बोलिएगा ये भैया तुम इसमें जाके डिसोसिएट हो जाओ, जैसे कि CS2 में, तो ये भी टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट गया, आपका फिनोक्साइड बना दिया, और क्या बना दिया, H+। लेकिन देखो बाबू, अगर कोई नेगेटिव चार्ज बना है तो क्या कहेगा, इस नेगेटिव को कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेबलाइज करे, और प्लस का चाहेगा इसको कोई ना कोई नेगेटिव स्टेबलाइज करे। लेकिन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के कारण इसमें किसी तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं पाया जाएगा, इसी कारण से फिनोल के डिसोसिएट हुए आयन फिनोक्साइड और H+ आयन को स्टेबलाइज हमारा सॉल्वेंट करने में सक्षम नहीं है। जबकि एक पोलर सॉल्वेंट में पानी था, पानी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे, इसी कारण से इसको स्टेबलाइज किया गया। लेकिन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको स्टेबलाइज किया नहीं जा सकता, और अगर आप इसे स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं तो फिनोल कभी भी ऐसे डिसोसिएट नहीं हो सकता। मतलब अगर मोटा मोटी अगर बोला जाए तो ये कंक्लूजन निकलता है कि फिनोल को अगर आप पोलर में डुबाइएगा
तो डिसोसिएट होकर वो फिनोक्साइड फॉर्म में रहेगा। और अगर एक फिनोल को नॉन पोलर में डिवाइडेगा तो वो आपको फिनोल के ही फॉर्म में रहेगा, फिनोक्साइड बदलने वाला नहीं है। तो इससे क्या होगा, सो जरा देखते हैं। ठीक है, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 7 देखिए, तो इसका देखिए इसका असर क्या होगा, सोच लेट्स सी। तो क्या हमने निकाला कंक्लूजन कि अगर मेरा एक जो फिनोल होगा, अगर इस फिनोल को हम पोलर में लेके जाएंगे तो ये डिसोसिएट होके फिन ऑक्साइड आयन में रहेगा, ठीक। और अगर ये फिनोल को हम नॉन पोलर में रखेंगे तो हमारा ये फिनोल का फिनोल के रहेगा। अब इससे देखो क्या होता है, देखिए फिनोक्साइड है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे फिनोल में आपका ऑक्सीजन के लोन पेयर, और इसके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे, और यहाँ भी आपके इलेक्ट्रॉन करेंगे रेजोनेंस। इसको हम फिनोक्साइड बोलते हैं और इसको हम फिनोल बोलते हैं, राइट। ऐसे अब देखिए बाबू, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे, यहाँ दोनों केस में बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, मतलब फिनोक्साइड में भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और फिनोल में भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। लेकिन फिनोक्साइड में रेजोनेंस एक नेगेटिव चार्ज के द्वारा जा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम एक नेगेटिव चार्ज कर रहा है, जबकि एक फिनोल में इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है एक लोन पेयर के द्वारा। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इस बात को आप भी जानते हैं कि आउट ऑफ फिनोल सॉरी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, आपका नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा टेंडेंसी होता है अटैक करने का, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे पाता है किसी भी लोन पेयर के तुलना में। और अगर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि फिनोक्साइड में जो नेगेटिव के कारण से इलेक्ट्रॉन गया बेंजीन में, तो यहाँ पे इस वाले केस में, इस वाले फिनोक्साइड में बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, जबकि फिनोल में आपके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी ज्यादा होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड थोड़ा कम रहेगा। ये चीज इसका निष्कर्ष निकलता है, मतलब ये निकला कि सिंस सिंस है ना, इन फिन ऑक्साइड, इन फिन ऑक्साइड the electron density of benzene is increases by, है ना, फिन ऑक्साइड सॉरी नेगेटिव चार्ज एक फिनोक्साइड में नेगेटिव चार्ज के द्वारा कर रहा है, जबकि while in phenol the electron density of benzene is increases by lone pair of oxygen, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर बढ़ा रहा है। तो इसका असर क्या होगा भाई, इसके कारण क्या होगा कि आपका एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है नेगेटिव से, दैट इज इन फिनोक्साइड, है ना, द बेंजीन रिंग हैव बेंजीन रिंग have more electron density as compared to किसके तरह, ये आपका फिनोल, मतलब एक फिनोल की अपेक्षा में, उसके तुलनात्मक में एक फिनोक्साइड आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा। इसके कारण से क्या होता है बताते हैं। अब इसका देखिए ऐसे, तो अगर जब आप, है ना, एक फिनोल का रिएक्शन, है ना, अगर आप, है ना, ब्रोमीन के साथ करते हैं लेकिन वाटर के प्रेजेंस में, तो सर वाटर होने के कारण से पोलर सॉल्वेंट हो गया, पोलर होने के कारण से यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव आयन के कारण से बेंजीन में इलेक्ट्रोनिसिटी काफी बढ़ जाएगा। तो इसके ऑर्थो और पारा हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी इनफ रहता है, इसी कारण से आपका जो ब्रोमीन होगा, हाँ, वो आपका ऑर्थो में भी जुड़ेगा और पैरा में भी, मतलब तीनों जगह जुड़ेगा, ऐसे करके, मतलब दोनों ऑर्थो में एक पैरा में, मतलब क्या बनेगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, और क्या होता है ये फिनो, ऐसे। ये ला बहुत बार एग्जाम में पूछा है बाबू, ऐसे करके।
लेकिन यही अगर आप ना ऐसे अगर ऐसी फिनोल का रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन के साथ करते हैं लेकिन CH2 के प्रेजेंट में, है ना, तो सर ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के कारण से यहाँ इलेक्ट्रोसिटी बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो पैरा पे। इसका आंसर ब्रोमीन या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो जुड़ेगा पैरा पे। और ऑफ कोर्स यहाँ ब्रोमीन और OH में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसी कारण से पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर। ऐसे तो ये अंतर होता है। ये दोनों बाबू ये तुमसे पूछेगा कि फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ पानी की प्रेजेंस में, तो भैया सब जगह जुड़ जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और है ना, अगर उस वही ब्रोमीन को डालोगे तुम CH2 में या ClCl4 के प्रेजेंस में, मतलब नॉन पोलर के प्रेजेंट में, तो उस वाले केस में वो सिर्फ एक ही जगह जुड़ पाएगा। और ऐसा होने का रीजन आपको जस्ट पीछे भी बताया गया कि क्यों ऐसा। एक ब्रोमीन वाटर में ट्राइब्रोमो फिनोल बन रहा है, जबकि एक ब्रोमीन है ना नॉन पोलर में आपका ऑर्थो या तो पारा ही से बन रहा है ऐसे। ये रिएक्शन एक और चीज के लिए बहुत फेमस है। क्या? कि आपका जो बनता है ये हम्म, हम्म, ऐसे आपका जो ये प्रोडक्ट बना है, हाँ, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, इसके पास एक खासियत है। ऐसे एक तरह का ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है ये। क्या? व्हाइट पीपीटी बनाता है। और व्हाइट पीपीटी बनने के कारण इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट दी फिनोल। मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं फिनोल। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अब ये फिनोल है कि नहीं ये हमें पता नहीं। फिलहाल ये फिनोल है कि नहीं उस पर क्वेश्चन मार्क्स है। देख लीजिए, मतलब अभी हमें पता नहीं है कि क्या है। तो हम अगर इसको चेक करना चाहें तो छोटे कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें क्या कीजिए, बाहर से है ना इसमें ब्रोमीन वाटर को डाल दीजिए, मतलब ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऐसे ऐसे ये हम जो यहाँ पे इसमें दे रहे हैं क्या डाल रहे बताइए, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर अगर इसमें जैसे ही इसमें उसमें मिक्स करवाएं, तो फिर इस मिक्सर को देखिए कि इस मिक्सर पे क्या हुआ। अगर ये मिक्सर में किसी तरह लिक्विड बना रहा, तो बताइए यहाँ क्या हुआ, नो पीपीटी फॉर्म, किसी तरह का पीपीटी नहीं बना। लेकिन अगर यहाँ जाने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ नीचे ऐसे जमा हो गया, ऐसे मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया, तो प्रेसिपिटेट का बनना इस बात का संकेत है कि पक्का वहां तक 2,4,6 ट्राइब्रोमो बना है। मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है, मतलब 100% 2,4,6 डायब्रोमोफिनोल बना है। ऐसा तभी संभव है क्योंकि ब्रोमीन वाटर तो मुझे डाले थे, मतलब अगर वो फिनोल होगा तो मतलब इस वाले केस में वो इंडिकेट कर रहा है कि वो फिनोल नहीं है, और इस वाले केस में हमें बता रहा है कि वो फिनोल है। ऐसे तो इस तरीके से हम लोग है ना इस टेस्ट का यूज करते हैं ऐसे करके, ताकि ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जस्ट हम बता दिए कि पीपीटी क्या बनता है, सो आपसे तो जस्ट सिर्फ रिएक्शन पूछा जाएगा कि फिनोल है बाबू, उसमें हेलोजिनेशन करवा दिए। तो फिनोल का हेलोजिनेशन में ध्यान रखिएगा कि क्या आपको दिया गया है ना, ऐसे करके। अगर वो पोलर सॉल्वेंट है भैया, है ना, पानी वाला है केस, तो उस वाले केस में वो टूट जाएगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनने के कारण से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ने के कारण से वहां ऑर्थो और पारा हर एक पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इस कारण से ब्रोमीन ऑर्थो पारा सब जगह अटैच होगा। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा तो उस वाले केस में है ना आपका हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं जा सकता है। इसी कारण से है ना तो या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो जुड़ेगा पैरा पे। तो ये कहानी थी हेलोजिनेशन का। चलिए, तो ये हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन
नाइट्रेशन, ऐसे। चलिए, नाइट्रेशन वर्ड भी आपके कानों में बहुत तक गूंजा है ना। इसके जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते थे, तो नाइट्रेटिंग मिक्स, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। इन दोनों के मिक्सर को है ना, हम लोग एक साथ, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सर। ऐसा क्लियर है, ऐसा। ठीक है, तो आप इन दोनों का यूज करके नाइट्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी फिनोल थोड़ा गेम करेगा। एक्चुअली आपने जो HNO3 एंड H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या है, इसके बेसिस पर नाइट फिनोल अलग अलग कर देता है। आप अगर ये दोनों को ले सकते हैं तो या तो दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड ले सकते हैं, कि दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहे, या तो दोनों आप क्या लीजिएगा, डाइल्यूट लीजिएगा। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे उतना पावरफुल नहीं होगा। कंसंट्रेटेड में क्या होगा कि आपका NO2 का जो संख्या बनेगा वो एक्सेस बनेगा, ताकि कंसंट्रेटेड है, काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। जबकि डाइल्यूट वाले केस में यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप बनेगा प्लस में, लेकिन लेस क्वांटिटी में। तो लेस क्वांटिटी और एक्सेस बनने के कारण से फिनोल में अगर हम नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं तो आपका जो फिनोल है वो वही कहानी है कि अधिकतर होने कारण से NO2 ऑर्थो मेटा पैरा सब जगह जोड़ेगा। लेकिन अगर अगर हमारा नाइट्रेशन इसमें डाइल्यूट कंडीशन में होता है, डाइल्यूट कंडीशन में होने के कारण से यहाँ पे हम है ना, या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो जुड़ेगा पैरा पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ नाइट्रेशन इज है ना, इफ है ना, अरे रे रे भैया, ये तुम क्या हट गए। हाँ ये ओके, देखिए इफ नाइट्रेशन जो हो रहा है, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल इज इन कंसेंट्रेटेड कंडीशन, अगर कंसेंट्रेटेड कंडीशन पे हो रहा है तब, जैसे कि आपका ये फिनोल रहा, और इसका रिएक्शन हो रहा है कंसेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होते हैं, कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ नाइट्रेशन का संख्या बहुत ज्यादा बनने के कारण से यहाँ पे आपका जो OH है और नाइट्रो, ऑर्थो, पैरा और ऐसे नाइट्रो हर जगह बनेगा। तो क्या होगा इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एक ब्रोमीन वाटर वाला रेसिडुअल ट्रायल, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में पिक्रिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम जानते हैं। और ये एक तरह का एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। मतलब जितने भी आप एक्सप्लोसिव चीज बनाते हैं, जैसे कि जितने भी आपके पटाखे वटाखे जो बनते हैं, उनमें जो एक्सप्लोसिव का जो नेचर होता है, उसके लिए हम लोग इस पिक्रिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं अनायसर के। तो ये था इससे। लेकिन यही अगर क्या बोलेंगे कि इफ अगर आप नाइट्रेशन डाइल्यूट कंडीशन में करते हो, इफ नाइट्रेशन है ना ऑफ आपका जो फिनोल है इज इन डाइल्यूट कंडीशन, अगर डाइल्यूट कंडीशन में अगर ये रिएक्शन होता है तब, लाइक जैसे कि आपका अगर ये फिनोल रहे, और इसका रिएक्शन करवाते हैं आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है ये डाइल्यूट H2SO4। तो ऐसे केस में आपका ये जो फिनोल है वो बहुत ज्यादा नाइट्रो नहीं बन पाएगा। इसी कारण से ये जो फिनोल होगा वो नाइट्रो या तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या तो बनेगा ये क्या होता है ये पैरा नाइट्रोफिनोल ऐसे। और ऑफ कोर्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है, इसी कारण से ऑर्थो वाला आपका मेजर बनेगा और पैरा वाला आपका माइनर बनेगा ऐसे। तो ये थे आपके है ना
नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, ध्यान रखिएगा। नाइट्रेशन अगर दिया गया है फिनोल का, तो वहां पे आपके द्वारा जो कंडीशन लिया गया है वो डाइल्यूट वाला लिया गया है कि कंसंट्रेटेड वाला, इसके अनुसार से हम लोग नाइट्रेशन बता सकते हैं। तो ये रहा जी आपका नाइट्रेशन। चलिए इसके आगे अब दो नेम रिएक्शन बाबू बहुत महत्वपूर्ण है ना। देखो चार चीज बताते नहीं, दो चीज, एक नाइट्रेशन है, मतलब ये जो क्लास नहीं क्लास, ये पूरा फिनोल का यही क्लास इंपॉर्टेंट है जो आधा घंटा भी है ना, इसके अलावा और एग्जाम में नहीं आएगा। दो नेम रिएक्शन है ना बताते हैं, ये दोनों नेम रिएक्शन में इसका डेफिनेशन आता है ना। और ये दो रिएक्शन इसलिए जाने थे कि इसी के कारण से मेडिसिन बनता है फिनोल के। एक आपका कॉल्प्स रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन आपको सीधा सीधा पूछ ले जाएंगे कि डिफाइन कॉल्प्स रिएक्शन और राइमर टीमन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन फिनोल के रिएक्शन है, और ये दोनों रिएक्शन मेडिसिनल के पर्पज से बनाया जाता है, मेडिसिन के पर्पज से। दोनों में एकदम बहुत समानता है। पहला बात, दोनों में ही स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल होता है, यहाँ भी फिनोल, यहाँ बाकी बिल्कुल सही बात है, फिनोल है तो फिनोल से बनेगा। दूसरी बात, इसमें भी बेस का जरूरत होता है, इसमें भी बेस का जरूरत होता है, ऐसे। बस यहाँ पे लगता है आपका कॉलम में कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ लेता है क्लोरोफॉर्म, बस इतना सा अंतर है। ऐसे कि फिनोल बेस और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो कॉल्प्स रिएक्शन है, और फिनोल बेस और क्लोरोफॉर्म लगाओगे तो क्या, ऐसे करके। और उसके बाद है ना आपका बाद में ऐसे करके ऐसे करोगे, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आफ्टर आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ जो बनेगा इसके बाद आपको करना पड़ेगा, इसका क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस। तो यही भी कहें, यहाँ भी यहाँ पे जो बनता है फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट बनता है कॉल्प्स में वो बनता है आपका फिनोल, और CO2 होने के कारण से यहाँ ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा जाएगा, जबकि यहाँ क्लोरोफॉर्म होने के कारण से है ना यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे एक बेंजल डिहाइड बन जाता है। देखिए, और क्या बोलते हैं इसको, देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, देखा, बेंजोइक एसिड, और इसको कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, है ना, बेंजल डिहाइड। और इन सबसे कॉमन नाम इसका फेमस है, इसको सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसे जाना जाता है सैलिसैल्डिहाइड के नाम से, ऐसे है ना। ये दोनों का अधिकतर यूज मेडिकल में होता है ना, ऐसे करके। तो डेफिनेशन क्या होगा, अगर हम एक का लिख देते हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा खुद से दूसरा का, ऐसे करके। जैसे अगर हम कोलबे का लिख दे, हाँ हाँ बोलो संदीप। सर बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस के पहले क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताते हैं, इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा है ना कि क्या बनेगा, सो ऐसे करके है ना। जैसे यहाँ बनाओगे तो सॉल्ट बनता है, जैसे कॉर्बियम बनाओगे तो आपका बनेगा यहाँ पे बेंजीन, O पे माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O, और O पे माइनस, और यहाँ पे कार्बिन बनता है। ऐसे इसका देखिए जी, एक नंबर का रख लीजिए, इंटरमीडिएट जो होता है आपका कंपटीशन में पूछेगा, झारखंड में पूछेगा, रीमन टीमन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बिन होता है, कार्बिन, है ना। एक इकलौता रिएक्शन जहाँ कार्बिन बनता है और कहीं नहीं, ऐसा है ना, ऐसा। चलिए, तो इसका हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन कि क्या होगा डेफिनेशन सब। जैसे एक का लिख देते हैं कॉल्बे का, आप बाकी सब लिख लीजिए खुद से। जैसे अगर हम लोग कॉल्बे का लिख दे, कॉल्ब्स का, तो क्या होता है देखिए, द रिएक्शन इन विच, जिसमें है ना फिनोल इज, क्या होता है ये, रिएक्टेड विथ NaOH बेस या KOH, एंड क्या होता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फॉलोड बाय
क्या होता है ये हाइड्रोलाइसिस। इट फॉर्म, ये बनाता है, इट फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज क्या, कॉल्ड रिएक्शन। तो क्या होगा हमारा, आपका ये फिनोल प्लस में आपका NaOH, प्लस में क्या होता है ये CO2, फिर आपका हाइड्रोलाइसिस, और आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या था ये, सैलिसाइक्लिक एसिड। ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। बच्चे रिमोट में क्या होगा, डायरेक्शन इन विच फिनोल इज रिएक्टेड विद NaOH and chloroform, and for pyrolysis it form क्या, salicylic, and such reaction is known as Riemann-Tiemann reaction। ऐसे करके इसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी है, अगर हद इजी है ज्यादा, अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगे तो कॉल बैक अगर हम बता दे तो कैसे बनेगा, ऐसे अगर दोनों का अगर मैकेनिज्म बता दे अगर जल्दी जल्दी, ये कैसे बनेगा ये, जैसे कॉलवे में देखिए पहले आपका फिनोल है, फिनोलिक एसिड है, और वहां पे एक NaOH एक बेस है। सबसे पहला काम तो इसका NaOH और माइनस इस H को ले लेगा, और H यहाँ पे फिनोल छोड़ देगा, तो क्या बनाता है आपका फिनोल पे माइनस, और क्या होता है H2O, और इस माइनस के प्लस का प्लस, मतलब क्या बनेगा आपका फिन ऑक्साइड। ये सब नहीं जानना है, खाली बता दे रहे हैं। क्या देखिए आप इसे, अब CO2 को देखिए, CO2 में आप ध्यान देख सकते हैं पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव है, और बेंजीन में अगर पार्सली पॉजिटिव जोड़ना होता है तो कहाँ जोड़ता है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, तो दोनों बनेगा। ये कारण से बेंजीन अटैक करेगा बेंजीन पे और जोड़ेगा कहाँ, ऑर्थो पे। तो आपका ये बना बेंजीन, यहाँ O पे माइनस, और C डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बचेगा, और A पे क्या माइनस, यहाँ भी Na प्लस है, यहाँ भी Na पे प्लस है। और अब इसका हम लोग क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो आपका फाइनल क्या बनेगा, बेंजीन, यहाँ पे OH, और C डबल बॉन्ड OO और H, ये हमारा बनेगा क्या, प्रोडक्ट। इस तरीके से तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं किसी ऐसे। तो इसका मैकेनिज्म पे मत ध्यान दीजिए आप, कॉल्ब्स और रिमोट के दोनों का बस डेफिनेशन ध्यान रखिए यार, क्या क्या लगता है। सो फिनोल, CO2 और क्लोरोफॉर्म है, तो समझ लीजिए LH। चलिए, तो ये थे आपके पूरे पूरे फिनोल, है ना। कुछ कुछ टॉपिक और बचे हैं, है ना, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी है ना, बहुत ये रात भी हो गया है, बच्चे लोग भी ये हो गया है, इसलिए देखिए थोड़ा सा इसको खाली खत्म कर रखते हैं। ये हम बोले थे इसका मेडिसिनल यूज कैसे होता है, बताते हैं कि मेडिसिन, आपने एक नाम एस्पिरिन करके नाम सुना होगा, दवाई का नाम एस्पिरिन। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो बेंजीन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है आपका एस्पिरिन ऐसे। और देखिए अगर ये इसको अगर काफी हद तक तो आपका इस सैलिसाइक्लिक एसिड से मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे OH, फिर COOH ऐसे था, खाली अंतर क्या है देखो तो, कि इस वाला पोजिशन पे नहीं, यहाँ पे असाल लग गया है। और अभी जस्ट भी 12 क्लास में सिखा रहे थे। तो सोचिए अगर हम एक सैलिसाइक्लिक एसिड में असाल क्लोराइड का रिएक्शन करा देते क्या होगा, वही बेंजीन का लोन पेयर अटैक करेगा बेंजीन पे, Cl निकल के बाहर, और H क्या बना देते हैं आपका बेंजीन, फिर यहाँ O, फिर C डबल बॉन्ड OR, और क्या COOH ऐसे, ये क्या बन गया हमारा ये सैलिसाइक्लिक एसिड, मतलब कि सॉरी एस्पिरिन करके, क्लियर ऐसे। तो हम लोग इस तरीके से सैलिसाइक्लिक एसिड का जनरली यूज करते हैं एस्पिरिन को बनाने में, दवाई बनाने में। तो ये था जी आपका पूरा पूरी फिनोल, है ना। अब कल हम जब आएंगे क्लास में तो एक रोड मैप बना देंगे पूरा, है ना, पूरा फिनोल का जितना भी रिएक्शन था सब, है ना, कैसे कैसे फिनोल बना, और फिनोल से कैसे रिएक्शन हुए से बाकी। और कल ही स्टार्ट हम लोग करेंगे अमीन को, है ना। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा, है ना, एक तो ऑर्थोनेट सेपरेशन ऐसे करके। चलिए।